डीपीपी निकाल लो। हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था ना पहले। यस सर। हाँ बेटा, पहले डीपीपी निकाल लो। हाँ, 1 से लेके 3 तक बेटा किसी का प्रॉब्लम? सर क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर गलत गिवन है। अच्छा, चेक कर लेते हैं बेटा, लेट मी चेक। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गलत गिवन नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है हाँ, कि सर उसमें क्या उसमें दे? सबका इंडिविजुअल पुट कर करके देखना पड़ेगा। देख लेते हैं बेटा क्या है। क्या ये वाला ना, इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर हाँ 25, जी व्हाट सर। इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय ऑक्सीजन? तो बेटा टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर होता है इनके पार्शियल प्रेशर का सम। हाँ जी सर। या सीधा ही निकालो ना, टोटल प्रेशर सर निकालो इनके पीवी। मोल का रेशियो ले लेते हैं ना। हाँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, टोटल प्रेशर निकालना है आपको। पीवी इज यस इक्वल टू सर। एनआरटी, तो आप निकालो एनआरटी अपॉन वी, ये इससे कर इजी हो जाएगा। तो इक्वल वेट ऑफ मीथेन ऑक्सीजन आर मिक्स्ड, तो उनके मोल निकाल लो दोनों के। हाँ जी सर। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन निकालना है आपने। हाँ तभी तो बोला सर, उनका मोल्स निकाल के दोनों को डिवाइड कर हाँ, देते हैं ना, रेशियो। तो आप एक काम कर लो, PO2 और टोटल प्रेशर निकाल लो, तो NO2 और टोटल यार। तो नंबर ऑफ मोल्स देखो, किसी ऑक्सीजन के निकालोगे तो इक्वल वॉल्यूम है, तो वेट अपॉन 32 आ जाएगा। यस सर। और दोनों का सम निकालोगे, वेट अपॉन 32 प्लस वेट अपॉन दूसरा कौन है? 16। 16, मीथेन। CH4 है ना, 16 हो यस गया। सर, मीथेन। हाँ, तो इसको सोल्व कर लो बेटा। तो ऊपर वाला तो वेट ऑफ 32 रह गया, नीचे 32 इंटू 16, तो ये 16W प्लस 32W है ना। तो ये ऊपर चला गया, तो क्या हो गया हमारे पास, वेट अपॉन 32 ऊपर चला गया, 32 इंटू 16। यहाँ कितना हो गया, 16 और 32 कितना होता है? 48। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, ये कैंसिल, 16 3 48, 1/3 आ जाएगा बेटा। ओके सर। नेक्स्ट बेटा, 5 तक किसी का प्रॉब्लम? सर सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 4 सर पहले। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 दोनों। कहता है एक कंटेनर हैविंग वॉल्यूम V contain ideal gas at 1 atm pressure, it is connected to another evacuated volume। देखो इसमें एक काम कर लो आप, एक वॉल्यूम V ले लो आप और उसको कंटेनर दूसरे से ज्वाइन कर दो आप। A container having volume V contain an ideal gas at 1 atm pressure, ठीक है। It is connected to another evacuated connector, इधर इधर कुछ भी नहीं है, इधर गैस भरी हुई है, इधर कुछ भी नहीं है। कंटेन हैविंग वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा ये? 0.5 डेसीमीटर क्यूब। 0.5 डेसीमीटर क्यूब, 100 लीटर आ गया, ठीक है। टू ए ट्यूब हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, after some time the first container is found to have pressure, ये दे रखा प्रेशर, वो कितना, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, V इज, है ना। कैसे करोगे बेटा आप इसको? देखो P1 V1, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, तो यस P1 सर। V1 इसका प्रेशर प्लस, इधर तो कुछ भी नहीं था, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा। तो देखो सर प्रेशर 1 कितना। एटीएम को हम एमएमएचजी में कन्वर्ट करेंगे ना पहले, क्योंकि हाँ P2 है बिल्कुल। एमएमएचजी में गिवन है। हाँ बेटा, क्यों, यूनिट तो सेम रखना पड़ेगा ना हमें। तो हाँ जी देखो, सर। पहले वाला प्रेशर, पहले वाला वॉल्यूम सिर्फ यहाँ था, V वाले में था,
तो V वॉल्यूम था तो इसका प्रेशर 180 मतलब 760 हो गया टॉर्क, 760 टॉर्क। वॉल्यूम था पहले वाला V। अब हमने जब इसको ओपन कर दिया तो वॉल्यूम ये प्लस ये हो गया, तो ये हो गया V प्लस 0.5 वॉल्यूम। यस सर। और प्रेशर कितना दे दिया, बाद में दिया होगा कुछ ना कुछ। 570। हाँ तो बेटा 570 कर लोगे सॉल्व। ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। Okay, sir. ठीक है बेटा, कर लोगे। Yes, sir. हाँ बेटा, आगे चलो। सिर्फ 5 तक किसी का और तो नहीं है, मैं आगे चलो। सर 4 था ना। हाँ 4 है बेटा। तो 4 देखो, वैसे हम क्या करते हैं, मैं हमारा रिलेशन किसके बीच है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच। टी यस वी सर। इज इक्वल टू एनआरटी है ना। तो P और V, P और T के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आएगा ऐसे, P और T के बीच ऐसे खींचेंगे, P और T। अब वो कहता है कि मान लो प्रेशर हम चेंज करते जाएं तो क्या हो। देखो प्रेशर कम करते जाओगे तो टेम्परेचर भी तो कम होता चला जाएगा। ये V है, शायद V है, T और V के, T और V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। अब क्या यस करना है सर। आपको, अलग अलग प्रेशर पे लेना है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, प्रेशर कम करते करते जाओ इधर। तो यहाँ प्रेशर कम होता जाएगा। तो P1 ज्यादा प्रेशर है तो P2 नीचे आएगा, P3 नीचे, क्योंकि प्रेशर हम क्या करेंगे, ये देखो P और V में एक ही ग्राफ होता तो बेटा ऐसे आया था आपका, ऐसे बस। लेकिन उसने बहुत सारे ग्राफ दिए। सपोज P1 प्रेशर पे, अब P1 से P2 पे करेंगे तो P2 वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो P2 जो होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा प्रेशर कम होगा। तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो बढ़ा दो वॉल्यूम, ऊपर की तरफ ले जाओ, लेकिन प्रेशर तो कम हो जाएगा ना P2। यस सर। ऊपर वाला ग्राफ जो होगा इसका मतलब P2 अपॉन P1 आ जाएगा। तो P1 से P2 P3, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, हमें तो ये चेक करना है P1 P2 P3। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होता जा रहा है, ये देखो, तो इधर से ग्राफ देखो, वॉल्यूम कम हो रहा है ना इधर। इसका वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर। P4। समझ गए बेटा। यस सर। हाँ, जिसने पूछा था बेटा आप समझ गई। सर मैंने ही पूछा था। अच्छा ठीक है, Sir, चलें question आगे। number 5. सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, 5 का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है नहीं। अच्छा चेक कर लेते हैं बेटा, लेट मी चेक। तो यस कह सर। रहा है 50 मिलीलीटर ऑफ ईच गैस A एंड B, 150 and 200 centimeter to diffuse through a pinhole under the similar condition if molar mass of gas of B is 36, है ना। हम क्या यस कर सर। लेते हैं, RA अपॉन RB इज इक्वल टू अंडर रूट MB अपॉन MA लिख सकते हैं। RA हाँ जी क्या सर। होगा, V अपॉन T होगा, तो TB, ग्राफ क्वेश्चन बन गया TB अपॉन TA इज इक्वल टू MB अपॉन MA। यस सर। 50 मिलीलीटर वॉल्यूम तो सेम है, तो टाइम अलग अलग है। ए का है 150 और इसका 200, तो 200 डिवाइड बाय 150। और क्या कह रहा है, एक मोलर मास ऑफ बी इज 36। ए का कैलकुलेट करना है तो इसको डबल कर दो इधर वाले को, ये 1/2 है, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। है ना। 150 इंटू 150 36 अपॉन, ये निकाल, अब निकाल लो बेटा। हाँ सर यही कर रहा था, उसका आंसर जो आएगा 1.77 अपॉन सॉरी 36 अपॉन 1.77 हो जाएगा। अच्छा तो 50 से काउंट कर देते हैं अपने, 53 पर चला जाएगा, ये 4 पर जाएगा ना, और ये फिर 3 पर जाएगा, ये भी 200 है, 4 पे जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ए इज इक्वल टू, अच्छा ये 4 9 4 36 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया,
तो 3 3 जा 9, 81/4 आ रहा है, 81/4। तो 81/4 80 भी ले लें अपने हाँ अप्रोक्सीमेट। तो सर 20 पॉइंट उतना ही आएगा ना। हाँ 20 पॉइंट कुछ आएगा बेटा। इसने आंसर क्या दिया तो है? ये आंसर में 64 है शायद गिवन, और ऑप्शन में 20 है नहीं। नहीं, फिर जो निकालेंगे वही होगा। 32 नहीं 20 आएगा पॉइंट बेटा। सही है फिर। हाँ 20 सही है। ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाओ आप, 6 से लेकर के आगे तक चलो आप। 6 से लेके 8 तक बेटा किसी का। तो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। एक्स मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्यूज थ्रू पुनोल कंटेन 5 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या रेट निकालते हैं? तो V अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है √m/m, यस सर। है ना। तो कहता है x मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्यूज थ्रू अ पिन होल कंटेनर इज 5 सेकेंड। तो x बाई 5, m2 इधर ले जाते हैं, m2 आ रहा है हाइड्रोजन का √2 कांस्टेंट। तो जिसकी ये वैल्यू आए वो निकालनी है अपने को ना। तो सबका चेक कर लो बेटा, सबका 1 हाँ 2 सर 3 यही 4। पूछा था, सबका पुट कर करके चेक करना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन होता है ना, पुट करके चेक करना होता है। टाइम दे ठीक है रखा सर। है, मोलर मास पता लग जाएगा, चेक करके देख लो किसका आ रहा है। ठीक है सर। 9 से लेके 11 तक बेटा किसी का। Yes, sir. Question number 11. Sir, 10 question, 10th. 9 से 11 नहीं है किसी का। Sir, 10th question. ट्वेल्व से लेके 15 तक। सर 10th क्वेश्चन पूछा है Question किसी ने? number 10. क्वेश्चन नंबर 10। टेन कह रहा है ए गैस एज ए कार्बन ऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे। देखो, ओबे गैस लो मतलब आइडियल की इक्वेशन है। आइडियल गैस कब फॉलो करती है? जब लो प्रेशर होगा और हाई और टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। ये ऑप्शन दे दें, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उस टाइम पे आइडियल गैस शो करती है ना कोई एक इक्वेशन नहीं चाहिए ना, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, और लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम हाई हो जाएगा तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू RT आ जाएगा, आइडियल हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 11 तक तो नहीं है ना किसी का। 11. 11, a helium filled with ethine is picked with a sharp point and quickly dropped in tank of hydrogen। देखो, जिसका मोलर मास ज्यादा होता है तो उसका डिफ्यूजन कम होता है ना। आपने ये ले लिया, इधर ले लिया, एक बैलून ले लिया। बैलून में क्या है आपके पास? इथाइलिन है, इथाइन है। इथाइन का मतलब होता है C2H2, और बाहर क्या है आपके पास? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास 2 और इथाइन का मोलर मास 24 और 2 26। तो हमें पता है कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास। रेट ऑफ डिफ्यूजन के अंदर जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा, जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ज्यादा होगा। तो ये इधर ज्यादा आ जाएगी, अंदर ज्यादा चली जाएगी गैस, हाइड्रोजन फूल जाएगा बेटा। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 12 से लेकर के 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 13। Sir, 14. 13 13 14 दोनों बता देते हैं ना। हाँ जी 13 सर। है, इफ
फॉर वन मोल ऑफ वान डेर वाल गैस B इज इक्वल टू 0 दे रखा है, T इज इक्वल टू 300 केल्विन, PV इज वर्सेज 1yp शोन ग्राफ दे रखा है, द वैल्यू ऑफ द वान डेर वाल कांस्टेंट A, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या है, देखो बेटा, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, PV इज इक्वल टू RT, इसमें से B 0 कर दिया तो ये खत्म हो गया। इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, P अपॉन इज इक्वल टू RT। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू RT। ग्राफ इसके बीच खींचना है आपने, देखो PV अपॉन 1/V, PV अपॉन 1/V, तो ग्राफ इधर ले जाओ, PV इज इक्वल टू RT माइनस A इंटू 1/V, तो Y इज इक्वल टू C माइनस MX, ये ग्राफ। तो इसके अकॉर्डिंग उसने ग्राफ दिया है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, 1/V के साथ जो है स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट भी है तो नीचे आ रहा है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए था, वैल्यू ऑफ द वैन डेर वाल कांस्टेंट A, तो A क्या है हमारे पास, स्लोप है बेटा, PV इज इक्वल टू ये CM है, M का मतलब क्या होता है, स्लोप, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया ये। स्लोप क्या होता है, tan थीटा dx अपॉन dy, इधर से चेंज नोट कर लो, कोई सा ही नोट चेंज कर लो, जैसे ये नोट चेंज कर लो इधर से और ये नोट चेंज कर लो इधर से, तो ये कितना है देख लो, 21.8 और 21.1, कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा, तो 23.6 और 20.6 का लेंगे ना, 20.1 का। कोई सा ले लो, कोई भी दो चेंज ले सकते हो, ये ग्राफ दे रखे हैं ना, तो ये कितना है, Yes, sir. 21.8 है ना, 21.8 है ना ये, तो 21.6 है। अच्छा, और ये 20.1 है, यस सर। तो डिफरेंस कितने का आ गया, इधर से देखो आप 1.5 का, यस सर। और इधर से कितना है, 2 से 3 है तो 1 का डिफरेंस, तो स्लोप कितना आ गया, 1.5 आ गया ये याद। ओके सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 15 तक 14। किसी का 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे 14 का क्वेश्चन आंसर आते हैं, गलत दे रखा है, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, आंसर 4 दे रखा है। निकाल लो। कहता है टू क्लोज वेसल A एंड B ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दो है इक्वल वॉल्यूम, कंटेनिंग एयर एट प्रेशर P1, इनका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर है T1, ठीक है, आर कनेक्टेड टू ईच थ्रू एन, ठीक है, नैरो ट्यूब, इफ द टेम्परेचर इज वन ऑफ द, अब हमने क्या कर दिया, एक का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर कर दिया T1 और एक का टेम्परेचर कर दिया T2, है ना, और T1 जो है ग्रेटर देन है T2, देन व्हाट विल द फाइनल प्रेशर। देखो एक बात तो है, अमाउंट जो अंदर मोल की है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, गैस जो अंदर रहेगी, तो हम कह सकते हैं एन इनिशियल इज इक्वल टू एन पहले वाले में प्लस एन सेकेंड, N1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, तो P1, V वॉल्यूम कितना, इक्वल वॉल्यूम, V इसका है, V इसका है तो 2V, PV अपॉन NRT, R टेम्परेचर था T1, N1 इस वाले में कितना आएगा, आपका प्रेशर नहीं पता हमें, फाइनल प्रेशर P फाइनल हो गया, वॉल्यूम तो V है, PV अपॉन R T1 प्लस P फाइनल हो गया, वॉल्यूम V हो गया, R T2, R से तो R कैंसिल हो गया, ठीक है, V से V भी चले जाना। V से V भी कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा, तो कितना रह गया हमारे पास, 2P 2P अपॉन T1। T1 इज इक्वल टू P फाइनल कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, T2। तो 2P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P फाइनल, ये कितना आ जाएगा, T1 इंटू T2, T1 प्लस T2 T2। ना, ये हो गया, ऊपर आएगा ना प्लस, ऊपर प्लस और इधर इंटू, T1 से T1 कैंसिल भी हो गया, अब कितना रह गया, हमें P फाइनल चाहिए, तो P फाइनल क्या आ गया, निकालो बेटा,
तो सर 2p1 t2 + t1 आ जाएगा। T1 + T2 ये होगा। हाँ हाँ, ये सेकंड ऑप्शन है ना सर, गलत दे रखा है। इसका आंसर आएगा 2p1 T2 T1 + 2, ये आंसर होगा, ये होगा। हाँ, आप उसमें आंसर डाल 4 दे दो, रखा है। हाँ उसमें डाल दो, उसमें जो करेक्शन वाला है ना आपके, रिपोर्ट करने वाला। ये यस सर। 15 तक तो नहीं है किसी का। नहीं आगे सर। चलो बेटा, आगे चलो। यस सर। बस 15 ही थे शायद, है ना। यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं। कल तक की क्लास में आपको स्टेट ऑफ मैटर सिखाया था मैंने, और स्टेट ऑफ मैटर में मैंने आपको दो चीजें सिखा दी कि भाई कोई आइडियल गैस है तो इस इक्वेशन से सोल्व करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और अगर आपकी कोई सी भी गैस है, एनी गैस है, आइडियल हो नॉन आइडियल हो, तो पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। कल तक ये किया। अब हम देखो बेटा, आगे कुछ पॉइंट आते हैं हमारे पास। क्या पॉइंट होते हैं वो हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपके पास आते हैं बेटा, इसके अंदर ना इनकी स्पीड आती है, स्पीड ऑफ गैस। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ गैसेस। तो स्पीड ऑफ गैसेस में हम डिफरेंट टाइप स्पीड करते हैं। ये जो निकली है इसको निकालते हैं हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दो पोस्टुलेट ऐसी हैं जो फेल हो गई। एक तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बोला गया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल गैस, टोटल। लेकिन बेटा ये बात ठीक नहीं है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल इज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। भाई गैस का वॉल्यूम तो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, और गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम बहुत कम होता है। लेकिन अगर कंटेनर छोटा है तब तो नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हम। और दूसरी बात बोली गई थी कि देयर इज नो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन गैस। ये पोस्टुलेट बोली गई थी बेटा। लेकिन ये दोनों बातें सही नहीं। अगर कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन तभी तो नहीं हो सकता ना जब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो। अगर गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो लिक्विफिकेशन होने लग जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों पोस्टुलेट जो थी काइनेटिक थ्योरी, केटीजी बोलते हैं इसको, केटीजी थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, ये पोस्टुलेट और ये पोस्टुलेट ही रीजन है कि डेविएशन होता है, कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ गैसेस। अगर ये सही होती दोनों चीजें तो कभी गैस को लिक्विफाई कर ही नहीं सकते थे हम, अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता था गैसेस में। लेकिन हमें पता है, प्रैक्टिकली वी नो दैट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल सो दैट वी कैन लिक्विफाई द गैसेस। इट मींस अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ गैसेस, देन यू कैन गिव these two postulates of KT. Volume of gas is negligible as compared to total volume of gas. और दूसरी चीज जो केटीजी में बेटा दी गई है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दी गई है, वो दी गई है कि भाई कोई भी गैस पार्टिकल जो होता है, कोई भी गैस पार्टिकल रैंडमली मूव करता रहता है। जैसे गैस पार्टिकल मूव करता रहेगा जब तक दूसरे से टकराएगा, टकराएगा तो फिर चला आएगा।
तो दो पार्टिकल के बीच में, सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो स्ट्रेट होता है, मोशन जो होता है, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल स्ट्रेट, between two कोलिजन, सीधा बोलो कोलिजन, जब तक कोलिजन नहीं करेगा तब तक स्ट्रेट है, बट ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल रैंडम मोशन होगा। क्योंकि यहां से टकराएगा जब तक तो सीधा चलेगा, फिर टकरा के फिर मुड़ जाएगा, तो ओवरऑल क्या है, ऐसे 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 चलता जाएगा। ओवरऑल मोशन पूछेगा तो रैंडम देना है, लेकिन कोलिजन के बिटवीन देना है तो स्ट्रेट रहेगा। इसकी मतलब मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो किसी भी सैंपल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आएगी आपकी एवरेज, वो 3/2 kT बोलोगे, 3/2 kT। अगर काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मोल पूछ ले, नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, A/T अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसको बोलते हैं हम R, तो ये हो जाएगा 3/2 RT। तो कब KT देना है आंसर, कब RT देना, ध्यान रखना। अगर काइनेटिक एनर्जी एवरेज बतानी है तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, 3/2 डेढ़ KT होती है, डेढ़ 1/1.5 KT। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर मोल दे दे तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे डिवाइड करेंगे तो 3/2 RT दे दो पर मोल, ये पर मोलिक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है पर मोलिक्यूल, और ये पर मोल। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल पूछा जाए तो 3/2 KT देना, और पर मोल पूछा जाए तो 3/2 RT देना। और K और R में रिलेशन निकालोगे तो करंट, करंट से याद रखना, करंट से याद रखना। मैंने कुछ इधर 3/2 काइनेटिक एनर्जी पर मोल है और पर मोल निकाल लेते हैं, एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। PV इज इक्वल टू, ये इक्वेशन होती है वाई पर मोल के लिए, ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 MR MRT होता है, PV अपॉन RT, और काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 RT, PV 1/2 RT को काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2/3, और PV जो होता है RT के बराबर होता है, तो 3RT/2 काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये पर मोल है 3/2, यही हमने लिखा है। काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT पर मोल, 3/2 RT हो जाएगा। और R को, हाँ ये गलत कर दिया हमने, यहाँ गलत लिखा हमने, R को पर मोलिक्यूल लिखना है तो Na से डिवाइड कर, पर मोलिक्यूल मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 RT/Na, और Na जो हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी पर मोल, कैलकुलेट कर ली कितनी आई, 3/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, if you want to calculate per molecule, 3/2 RT अपॉन एवोगैड्रो नंबर, R अपॉन Na को हम एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं K, मतलब 3/2 KT। तो here what is the value of K? K is equal to R upon N. That's why current K is equal to R/N। K जो होगा वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आप इफ यू डिवाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, देन यू कैन गेट वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू निकाल सकते हो, R की वैल्यू
जो है SI में निकालना है तो 8.314 और एवोगैड्रो नंबर निकाल सकते हो SI। यू कैन कैलकुलेट SI। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी आपसे एग्जाम में आ जाए, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड किस पर करती है, टेम्परेचर पर करती है। 3/2 RT होगी काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इतनी होगी काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल 3/2 KT और पर मोल 3/2 RT। टोटल निकालनी है काइनेटिक एनर्जी टोटल जो आएगी 3/2 RT पर मोल इंटू नंबर ऑफ मोल। टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कोई भी गैसेज होती है उसकी टोटल काइनेटिक। अब देखो बेटा, जब काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। वेलोसिटी तो नहीं कह सकते, वेलोसिटी कह देते हैं लेकिन इट इज द मिसलीडिंग फॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी तब होती है जब डायरेक्शन फिक्स होता है, लेकिन डायरेक्शन तो फिक्स है नहीं, रैंडम मोशन है टोटल। देन हाउ कैन वी सोल्व दैट? कि सपोज इस टाइम पे ये कैलकुलेशन जो हमारे पास आती है डिफरेंट टाइप के, एक्चुअल वर्ड होना चाहिए नॉट वेलोसिटी, बोल देते हैं वेलोसिटी, हमें बोलना चाहिए स्पीड, स्पीड ऑफ गैसियस मोलिक्यूल। जो हमें गैसियस मोलिक्यूल है उनकी स्पीड कैसे निकालेंगे, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन है। जब हम विदाउट डायरेक्शन लेते हैं तो स्पीड होती है, वेलोसिटी नहीं होता। तो ये वेलोसिटी हम डिफरेंट टाइप की करते हैं, इसमें हमारे पास कुछ वर्ड हैं। एक आता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, कैलकुलेशन है बेटा ये एवरेज स्पीड। एक आता है रूट, और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और एक स्पीड होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल। एवरेज स्पीड का मतलब है हमारे पास कोई गैस के पार्टिकल है, सब मूव कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी सबकी सेम हो, लेकिन एवरेज निकाल लेते हैं। तो सपोज इधर वाले पार्टिकल, इधर वाले पार्टिकल, इधर वाले पार्टिकल, इनकी स्पीड u1 है और नंबर ऑफ पार्टिकल है n1। इनका n2 पार्टिकल जो है, जैसे 50 पार्टिकल u1 स्पीड से मूव कर रहे हैं, 30 पार्टिकल u2 स्पीड से मूव कर रहे हैं और 20 पार्टिकल n3 से कर रहे हैं। एवरेज स्पीड करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, n1 u1 प्लस n2 u2 जितने भी हो ऐड करते चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल सम कर देंगे, n1 प्लस n2 टोटल सम। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर पर मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे, नो नीड ऑफ डेरिवेशन। 8 RT/πm याद रखना, म्यू एवरेज 8 RT/πm। तो जो आपके पास एवरेज स्पीड आएगा इट इज द 8 RT/πm। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड में देखो आप कैसे निकालोगे, सपोज कैलकुलेशन करनी है तो u RMS इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड, स्पीड का स्क्वायर करना है तो n1 u1 स्क्वायर n2 u2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जितने भी n1 प्लस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी। लेकिन पर मोल के लिए कैलकुलेट होगा ये, तो पर मोल के लिए u RMS इज इक्वल टू होता है 3 RT/, यहाँ भी अंडर रूट आएगा, स्क्वायर होता है अंडर रूट 3 RT/m। तो ये 3 RT/m हो गया u RMS। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब स्पीड possessed by most of molecule।
सपोज बहुत सारे सैंपल में बहुत सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, लेकिन एक स्पीड जो होगी पार्टिकल की, जो ज्यादातर मॉलिक्यूल रखे, सपोज एक क्लास में एक बच्चे का टेस्ट लिया जाता है सभी बच्चों का, तो उसमें ज्यादातर बच्चों के मान लो 5 से 7 मार्क्स आए, तो उसको क्या बोलोगे आप? कुछ के 10 आए, कुछ के 0 आए, लेकिन ज्यादातर के 5 to 7 के बीच में है। इट मीन मोस्ट प्रोबेबल मार्क इज द 5 to 7। इसी टाइप से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब जो ज्यादातर मॉलिक्यूल स्पीड को अटेन कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और इसको बोलते हैं एमपीएस। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज एमपीएस, और ये होती है √2RT/। इन तीनों का रिलेशन बहुत पूछा जाता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीनों स्पीड, एक ही गैस सैंपल का तीनों अगर सैंपल निकालोगे आप तो क्या लिख सकते हो आप? नॉट, सबसे पहले यू, एवरेज वाला एवरेज ही होगा, बीच में ही आएगा, यू एमपीएस रेशियो, यू एवरेज रेशियो, यू रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यू एमपीएस कितना है? √ सबसे कम हुआ 2RT/m। यू एवरेज किसका है? 8RT/m। रूट मीन स्क्वायर आया 3RT/। तो इसका मतलब RT अगर कैंसिल कर दूं तो ये वैल्यू आई √2, ये वैल्यू आई 2√2, और ये वैल्यू आई 3। तो ये वैल्यू सपोज √2 से कर दें 1 पॉइंट, निकाल लो कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 1.128, 1 पॉइंट। अब देखो इसको डबल कर दो और इसको हाफ करो, तो 1.224। तो ये स्पीड आ जाएगी। इसका मतलब किसी भी गैस सैंपल का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होता है यू एवरेज, और एवरेज स्पीड से ज्यादा होता है यू। क्लियर बेटा? तो आप कैलकुलेशन है, ये कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ गैसियस पार्टिकल। आप कैसे गैसियस पार्टिकल का स्पीड कैलकुलेट करते हो? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हो तो फार्मूला √2RT/m, एवरेज निकालते हो तो फार्मूला 8√8RT/m, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हो तो आता है √3RT/m। एक ही सैंपल में अगर कैलकुलेशन करोगे आप, कैलकुलेशन में यू कैन सी कि भाई एमपीएस से ज्यादा बड़ी क्या आएगी? एवरेज, और एवरेज से बड़ा क्या आएगा? यूआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तीनों में रिलेशन भी पूछ सकता है तो बता सकते हो। तो इसको हम ग्राफिकली भी तो बता सकते हैं बेटा, ग्राफिकली कटे जैसे ये आता है, क्वेश्चन आता है ग्राफिकली, इसको बोलते हैं हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड, सुन रहे हो बेटा? आवाज आ रही है ना? रिस्पॉन्स Yes, करोगे, sir. किसी की Yes, आवाज sir. नहीं आ Yes, sir. रही? ठीक है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड में अगर हम ग्राफ बनाएं तो बेटा ये ग्राफ जो आता है इस टाइप से आता है, ऐसे ग्राफ। इधर क्या लेते हैं हम? स्पीड को हम लिखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल कितने में से, टोटल पार्टिकल लेंथ है उसमें dn, मान लो 3 4 5, और इधर लिखते हैं मोलिकुलर स्पीड। तो हम देखते हैं ये स्पीड को है तो यहाँ स्पीड 0 है, तो बहुत कम पार्टिकल देखो टच कर रहा है 0 को, तो वेरी लेस नंबर ऑफ पार्टिकल हैव 0 स्पीड। बहुत कम ऐसे पार्टिकल है, ग्राफ से पता लग रहा है। और इधर देखो, इधर भी कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं जा रहा है, इतना जा रहा है, तो इतना इतना ही तो है,
इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो इनका पार्टिकल भी बहुत कम है, तो वेरी या वेरी ना कहें तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हाई स्पीड। भाई उसी तरीके से तो है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आई टोल्ड यू वन एग्जांपल फॉर फ्रॉम योर क्लास, कि सपोज एक क्लास के अंदर एक टेस्ट होता है, तो ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिसमें आउट ऑफ आउट मार्क्स आएंगे, तो वो भी कम होंगे, जिसके जीरो होंगे वो भी कम होंगे, ज्यादातर बच्चों के मार्क्स एक रेंज के अंदर आएंगे। सपोज ये रेंज जो है, ये इसको बोलते हैं हम, सपोज इसको ऐसे नोट करें हम, इसको बोलेंगे यूएमपीएस। ये जो रेंज आएगी, ये मार्क्स जो आएंगे, ये वाले इतने नंबर पार्टिकल के आएंगे मार्क्स, इतने वाले पार्टिकल के ये मार्क्स है, तो इसको बोलेंगे मार्क्स की बजाय हम क्या है, इतने सारे पार्टिकल की ये स्पीड आई जो मैक्सिमम थी। ज्यादातर पार्टिकल ने ये वाली स्पीड रखी, तो बिकॉज ज्यादातर पार्टिकल आपका यही मिलेगा, क्योंकि ये देखो जितना कर्व ऐसा होता जाएगा उतने ज्यादा पार्टिकल है जिनकी स्पीड ये है, तो इसको बोलते हैं यूएमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब सपोज आप ग्राफ में देना चाहते हो, कि सारी स्पीड को दिखाना चाहते हो, क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, आप तीनों टाइप की स्पीड दिखाना चाहते हो। सपोज you want to show the three type of speed in one graph, then how can you show? देखो आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ क्लियर है कि ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा जो पीक पर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल पीक पर ये वाली वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू ये आएगी। एवरेज आएगा बेटा, कहीं आगे आए, कहीं भी आएगा, कहीं से भी आगे यहाँ लगा लो, और जो आपका यू आर एम एस है वो तो और आगे आएगा, तो कहीं और आगे, तो यहाँ जो आया आपका एक ग्राफ में इधर दिखाना, यू एमपीएस से आगे यू एवरेज दिखाना बेटा, यू एवरेज से आगे यू आर एम एस दिखाना, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2RT/m होती है अंडर रूट, और ये 8RT/m होती है, और ये 3RT/m होती है, तो इससे ये पता लग जाएगा कि स्पीड जो है इधर वैल्यू। वन टाइप का प्रॉब्लम ऐसा आता है बेटा। दूसरे टाइप का प्रॉब्लम क्या आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, सपोज वो आपको बोलता है कि कोई भी स्पीड निकाल ले, कोई भी, जैसे सपोज यूएमपीएस निकाल या यूआरएमएस, यूआरएमएस है कितनी, अंडर रूट 3RT/m, या यूएमपीएस कितना है, यू कैन सी यूएमपीएस जो आ रहा है वो 2RT/m आ रहा है। तो इस चीज से क्लियर हो रहा है कि अगर u जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है, इफ m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, और u डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट m इफ t कांस्टेंट है। तो आप इस चीज को ग्राफ में बना सकते हो, आप दो टाइप की ग्राफ बना सकते हो। सपोज ये ग्राफ बनाया, दूसरा ग्राफ बनाया, अब टोटल एरिया तो उतना ही रहेगा ना, जैसे बैलून होता है, बैलून को ऊपर से नीचे दबा दो तो चौड़ा हो जाएगा, तो टोटल एरिया तो उतना ही रहेगा। तो डेल्टा n/n, और आप u के अंदर ग्राफ खींचेंगे, तो अब क्या होगा आपके पास, आप देख सकते हो, देखो अगर ये हम ग्राफ खींच रहे हैं तो यहाँ पर ये यूएमपीएस आया इसका, इस सैंपल का, लेकिन सैंपल तो उतना ही है, गैस के पार्टिकल तो उतने ही है जितने पहले थे, तो वो क्या हो गए, अब ये वाले हो गए, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बट आप नोट करोगे तो ये आगे चला गया यूएमपी, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से यू भी इंक्रीज होता है, तो इट मीन्स आपको क्या कहोगे,
कि भाई ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो टेम्परेचर ये T1 पे है, ये T2 पे है, बिकॉज T1 से T2 ग्रेटर देन होगा, तभी तो U एमपीएस इसका जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ आ गया U एमपीएस। लेकिन यही सैंपल बेटा मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ। सपोज मैं ग्राफ लेता हूँ ये वाला, M के लिए ग्राफ बनाता हूँ, M। देखो अगर आप इसको समेटोगे, इधर से इधर लाओगे तो हाइट ऊपर हो जाएगी, और इधर से इधर ले जाओगे तो ये नीचे हो जाएगा। M के लिए ग्राफ खींचना है, इन दोनों में देखना है M किसका ज्यादा है, तो ये देखो इसकी एमपीएस ये आ गई और इसके वाला एमपीएस ये आ गया। तो देखो जिसका एमपीएस ज्यादा होगा उसका मोलर मास कम होगा। सपोज ये आपका M1 है और ये M2 है, तो एमपीएस से चेक करो, इसका एमपीएस इतना आ रहा है M1 वाले का और M2 वाले का इतना आ रहा है। जिसका एमपीएस ज्यादा आ रहा है इसका मतलब मोलर मास कम है, तो यहां पर क्या कर दोगे, M1 ग्रेटर देन M2 बोल दो। इस केस में M1 ग्रेटर देन M2, क्योंकि जिसका एमपीएस कम है उसका मोलर मास ज्यादा है। यहां देखो जिसका एमपीएस ज्यादा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ T1 से ग्रेटर देन T2 आया। तो यहाँ आप एक बात कर सकते हो कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो यूएमपीएस की न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ UMPS will be increased, but one thing must be kept in mind कि देखो हाइट कम हो गई, इसका मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो इस वैल्यू को रख रहा था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, वो कम हो गया। बट fraction of molecule which possess UMPS will be increase, ये नीचे हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये इधर बड़ा होगा और इधर छोटा हो जाएगा। कि अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हाइट कम हो जाएगी, तो हाइट कम होगी, यूएमपीएस की वैल्यू तो इंक्रीज होगी लेकिन हाइट तो कम होगी ना। हाइट कम होगी तो आप ग्राफ में तो ये देखोगे DN/N, तो बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच पोजेस यूएमपीएस विल बी क्या लिखा, डिक्रीज, 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 नॉट इंक्रीज, डिक्रीज, ये इंक्रीज। So on increasing temperature, numerical value of UMPS will be increased, but fraction of molecule which possess UMPS will be decreased. क्लियर बेटा, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड होती है, 3 टाइप की स्पीड है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और उसका ग्राफ से क्वेश्चन बनता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड से। चले आगे। यस सर। देखो स्पीड के बाद बेटा आपका आता है एक लास्ट में पॉइंट और आता है इस चैप्टर में, वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बारे में और समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, इसी से लिखते हैं इसको, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। ये क्या चीज होती है? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल। देखो सपोज इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, CO2 गैस। अगर CO2 गैस है
और हम CO2 गैस का ग्राफ बनाए, तो हम देखते हैं इसको अगर लिक्विफाई करना है आपको, CO2 गैस को लिक्विफाई करना, तो आप देखोगे कि आप इधर प्रेशर ले लो, इधर वॉल्यूम, ऐसे सोचो। इधर से वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे, इधर आओगे तो वॉल्यूम कम होगा तो गैस के पार्टिकल कम होंगे, मतलब पास पास आएंगे। जैसे जैसे गैस के पार्टिकल पास आते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा कि गैस जो होगी वो लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देगी। जब लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देगी तो यहां से हमने क्या बोल दिया, कि हमने बोला कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम कम करते जाएंगे, वॉल्यूम जैसे दबाते जाएंगे गैस को, तो वॉल्यूम कम करते जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। या इधर से ले लो, प्रेशर जैसे जैसे गैस को, मान लो गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर थे, जैसे जैसे आप प्रेशर कम करने लगे, तो प्रेशर कम करने लगे तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। तो आप देखोगे वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है ग्राफ ऐसे है। अब चाहो जैसे मर्जी ले लो, इधर से ले रहे हो आप, जैसे जैसे वॉल्यूम कम करते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कम करते जाओगे गैस के पार्टिकल पास पास आते जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही एक क्लोजनेस पर आएंगे तो वो आपस में लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। इसका मतलब ये चीज ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपका गैस है, यहाँ पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया है, और ये लिक्विड है। क्योंकि लिक्विड पे आप कितना भी वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा नहीं, और कितना ही प्रेशर बढ़ाते जाओ वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। फिर आपने क्या, ये एक टेम्परेचर पर किया, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस पर, ये प्रैक्टिकल। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया 20 डिग्री सेल्सियस पर, यही किया। तो आप क्या नोट करोगे, 20 डिग्री सेल्सियस पर जब करोगे आप, बीच वाली लाइन छोटी मिलेगी आपको पहले के कंपेरिजन। मतलब गैस को लिक्विड में जो आप कन्वर्ट कर रहे हो वो छोटा मिलेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप 31.1 डिग्री सेल्सियस लोगे तो लास्ट टाइम आप देख पाओगे कि यहाँ लिक्विफिकेशन गैस का हो पाए। और अगर आपने टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ले लिया तो आप देखोगे कभी लिक्विड बनेगा ही नहीं, गैस रहेगी। गैस का ऐसे डायग्राम होता है, ऐसे ग्राफ होता है, तो ये ऑलवेज गैस बनी रहेगी, ये गैस, ये लिक्विड। तो आपने कब देखा कि अगर आपने CO2 का प्रैक्टिकल किया तो लिक्विड कब बना, CO2 का लिक्विफिकेशन कब पॉसिबल हुआ, वो 31.1 डिग्री सेल्सियस से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो। अगर इस टेम्परेचर से ऊपर कितना भी टेम्परेचर हो तो लिक्विफिकेशन हुआ ही नहीं, गैस की गैस बनी रहेगी। तो 31.1 डिग्री सेल्सियस बेटा वो टेम्परेचर है जहां पर CO2 का लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है। और इससे अगर कम टेम्परेचर रखोगे तो लिक्विफिकेशन होगा ही नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, द टेम्परेचर above which, above मतलब ऊपर, above which a gas cannot liquefy on applying any range of pressure is known as critical temperature। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, किसी गैस को लिक्विफिकेशन करना है तो जो उसका एक पार्टिकुलर गैस का पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से ऊपर वो लिक्विफाई होगी नहीं। उस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर रखोगे, ठंडा करोगे उस गैस को, तभी वो लिक्विफाई हो सकती है, अदरवाइज वो लिक्विफाई नहीं हो सकती है। इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में अब किसी गैस का अगर ये ग्राफ आ जाए, जितना ये लेंथ बड़ा दिखाई दे, इसका मतलब उतना ease of liquefaction, ease of liquefaction किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड और गैस। ये लेंथ जितनी लंबी होगी, यहाँ देखो ज्यादा लंबी है तो इजीली लिक्विफिकेशन हो जाएगा, ये छोटी है
तो लिक्विफिकेशन कम होगा, यहाँ आई ही नहीं, छोटा सा आ रहा है तो लिक्विफिकेशन बहुत, यहाँ आई ही नहीं तो लिक्विफिकेशन होगा ही नहीं। तो इसके ऊपर अगर CO2 को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो आप अब जो हम देखो, सपोज अब हम बैठे हैं गर्मी में, तो गर्मी में 31 से तो ऊपर ही टेम्परेचर होगा, तो इस टेम्परेचर पर आप CO2 को लिक्विफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये टेम्परेचर मोर देन 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो हर एक गैस का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, अगर उस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर होगा तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, और उस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर होगा, मतलब ठंडा होगा, तभी वो गैस लिक्विफाई होगी। दैट टेम्परेचर, the temperature above which a gas can't liquefy on applying any range of pressure is known as critical temperature. इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टाइम जो प्रेशर आएगा उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे, जो उस वॉल्यूम होगा उसको क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। इनकी वैल्यू भी आपको डिराइव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वैल्यू याद करनी है। देखो इसका मतलब एक आपके पास आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर, और एक आ गया आपके पास क्रिटिकल प्रेशर, और एक आ गया क्रिटिकल वॉल्यूम, TC TP TB। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है 8A/27 RB होता है, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो आप 8A/27 RB। क्रिटिकल जो प्रेशर होता है वो होता है A/RB²। और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर क्रिटिकल, टेम्परेचर क्रिटिकल, टेम्परेचर वॉल्यूम, और VC वॉल्यूम है, क्रिटिकल वॉल्यूम, प्रेशर है PC। तो TC PC VC A/27 B², VC = होता है 3V। ये याद कर लेते, हर एक गैस के वान डेर वाल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा 8A/27 RB, क्रिटिकल प्रेशर आएगा A/27 B², और क्रिटिकल वॉल्यूम होगा 3V। इससे आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। ZC आ जाएगा, ZC क्या होगा PV, यानी कि PC VC/RTC। PC की वैल्यू रख दो, PC है 8/27 B², BC है 3V R, और TC की वैल्यू है 8A। जो कैंसिल होता है बेटा 27 B² कैंसिल हो गया, 27 से 27 कैंसिल हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये 27 RB आएगा, 27 RB। तो 27 RB आया है A/27। देखो BC A/PC की वैल्यू A/27 B, और BC की वैल्यू 3B। ये हो गया 8A/27 RA। आप यहाँ करते हैं, देखो हमारे पास क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है, तो ZC = हो गया PC RTC। PC की वैल्यू रख दो A/27 B, BC की वैल्यू रख दो 3B R, TC की वैल्यू रख दो 8A/27 RB। 27 से कैंसिल, E से ये 27 A/27 RB, ये 27 B², तो ये A/27 B², तो B² से दोनों भी कैंसिल हो गए, R से R कैंसिल हो गया, A से 8 कैंसिल हो गया,
तो जेड सी की वैल्यू फिक्स आ जाएगी आपकी 3/8 करोगे तो कितना वैल्यू आ गया, देखो 0 30 है तो निकालो बेटा कितना आ रहा है, 30 है तो 8 3 जा 24, फिर 30, 8 3 जा 24 ऐसे करके हम निकाल लेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, जेड सी का वैल्यू, क्रिटिकल का वैल्यू, क्रिटिकल कंप्रेसिविटी फैक्टर फिक्स होगा। तो ये याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 8A/27 RB, क्रिटिकल प्रेशर कितना है, A/27 B², क्रिटिकल वॉल्यूम कितना है 3B। 3 A एंड B क्या है, वेंडरवाल कांस्टेंट है, A एंड B वेंडरवाल कांस्टेंट हो जाए। तो इससे क्लियर है बेटा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन निकाल सकते हैं। कैसे, भाई हमें ये पता है कि जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, टीसी, टीसी की वैल्यू कितना होती है 8A/27 आरबी। तो ए तो अट्रैक्टिव फोर्सेज है और बी रिपल्सिव फोर्सेज है। तो जितना ए, पहले भी पढ़ाया मैंने, जितना ए ज्यादा होगा और बी कम होगा, जितना ए ज्यादा होगा बी कम होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उसका अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा होता है और उसका लिक्विफिकेशन ईज। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन दिखाना चाहते हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, रिपल्सन कम होंगे, तो उसका जो होगा ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ जाएगा। लेकिन कई बार क्या है कि क्वेश्चन ऐसे दे देता है बेटा कि आपको डेटा दिया नहीं, अब आपको डेटा दिया नहीं और आपको सीधा मॉलिक्यूल देख के बताना होता है, तब कैसे देखेंगे हम। तब हम बेटा ऐसे देख सकते हैं कि एक आप ये भी ध्यान रख सकते हो, मोर पोलर मॉलिक्यूल, पहले ही बताया मैंने आपको बॉन्डिंग में, मोर पोलर molecule are easily, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो इससे कर लो। जैसे मान लेते हैं आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास CO2 है और आपके पास अमोनिया है, मुझे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस देखना कि कौन सी गैस इन तीनों में इजीली लिक्विफाई होगी। तो H2 क्या है, नॉन पोलर, H2 इज द नॉन पोलर। और CO2 देखो, CO2 में नॉन पोलर बट बॉन्ड पोलर, ओवरऑल तो नो पोलर है बेटा लेकिन बॉन्ड तो पोलर है ना, C और O वाला बॉन्ड। भाई H में तो कोई बॉन्ड पोलर नहीं है, CO2 में ओवरऑल कैंसिल हो गया पोलरिटी, ये इधर वाला कैंसिल हो गया, इधर वाला कैंसिल हो गया, बट ये बॉन्ड तो पोलर है C और O। तो बॉन्ड पोलर है लेकिन नॉन पोलर। अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल, बिकॉज इसमें डायपोल मोमेंट आएगा ही आएगा। इन सब का रिजल्टेंट इधर से, लोन पेयर का रिजल्टेंट इधर से, म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जितना ज्यादा पोलरिटी इंक्रीज होगी तो उतना ही ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन तो इंक्रीज होगा। ईज ऑफ ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, हाइड्रोजन से ज्यादा CO2 में और CO2 से ज्यादा SO2। क्या लिया था, जो भी लिया था। इस टाइप से ईज ऑफ लिक्विफिकेशन देख सकते हैं। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बेटा क्या क्या पॉइंट है देखो, आप ओवरऑल समराइज करो। अगर मुझे ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ाना है
मतलब कौन सा ज्यादा लिक्विफाई होगा, तो किस किस पर डिपेंड करेगा, एक तो ए की वैल्यू पर, वैंडरवाल कांस्टेंट ए जितना ज्यादा होगा मोलिक्यूल में अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और मोलिक्यूल अट्रैक्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट, ए ज्यादा है तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर टी सी इज इक्वल टू 8 ए अपॉन 7 आर बी होता है। तो ए जितना ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए बेटा ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बी की वैल्यू कम होनी चाहिए, या क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, या फिर मैंने एक पहले ग्राफ बताया था Z लेस देन 1 होना चाहिए। जितना Z लेस देन 1 होगा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तब भी, जैसे जैसे पढ़ा था ना, ये ग्राफ पढ़ा था ऐसे कि जितनी गैस नीचे जाएगी Z लेस देन 1 आएगा, जितना गैस लेस देन 1 आएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तब भी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा। किसी भी गैस का ease of liquefaction, if you want to see the ease of liquefaction of gas, then how can we predict about the liquefaction of gas? अगर हमें A की वैल्यू दे रखी है तो उससे सोल्व करें, जिसका A का वैल्यू ज्यादा होगा उसके अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है तो उससे भी सोल्व कर लेंगे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि A ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तब भी बेटा लिक्विफिकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। या फिर क्या है कि Z जो कंप्रेसिबिलिटी जो आपने लिया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर शुड बी लेस देन फ्रॉम 1, जितना 1 से लेस होगा तभी तो उसके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेंगे, तो अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बता सकते। एंड और आप देखो बेटा एंड में आप कुछ चीजें देखोगे, एंड में कुछ चीजें दे रखी हैं, इसमें एक आता है बॉयल टेम्परेचर, बॉयल, आपने बॉयल फ्लूइड पढ़ा था, बॉयल फ्लूइड क्या कहता था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकला था बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मतलब आइडियल इक्वेशन से निकला था। तो लेकिन वो आइडियल इक्वेशन हमने अभी पढ़ा कि कोई भी गैस हर एक टेम्परेचर पर थोड़ी आइडियल गैस इक्वेशन शो करती है, पार्टिकुलर गैस एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आइडियल गैस इक्वेशन शो करती है, और इक्वेशन जो शो करती है आइडियल गैस इक्वेशन जो आपका शो करेगा, वो आइडियल गैस इक्वेशन जिस टेम्परेचर पर शो करेगा उसको हम बॉयल टेम्परेचर बोलेंगे। मतलब इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो गैस आइडियल नहीं रहेगी, तो क्या बोल सकते हैं, द टेम्परेचर at which a gas behave ideally, the temperature at which a gas behave ideally is known as boil temperature। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से, और टीबी इज इक्वल टू होता है 2a अपॉन आरबी, 2a अपॉन आरबी, बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू 2a अपॉन आरबी होती है, बॉयल टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच या अबव विच ए गैस बिहेव आइडियली, यानी कि हर एक टेम्परेचर पर कोई भी गैस जो है आइडियल बिहेव नहीं कर सकती, वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे करती है, किस टेम्परेचर से वो अपना आइडियल बिहेव शो करने लग जाती है उसको हम बॉयल टेम्परेचर बोलते हैं। ये उसके वेंडरवाल कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक पॉइंट आता है बेटा आपका इनवर्जन टेम्परेचर, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में होता है, लेकिन यहाँ पढ़ा देता हूँ मैं यहीं पे भी, क्योंकि अभी जितना टाइम है उसमें कवर कर लेते हैं अपने। एक होता है हमारे पास इनवर्जन टेम्परेचर, इनवर्जन टेम्परेचर आई से रिप्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इनवर्जन टेम्परेचर, देखो जनरली एट रूम टेम्परेचर,
किसी भी रियल गैस को, अगर आपके पास कोई भी रियलिटी में कोई सी गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, जो भी कोई गैस, रियल गैस को अब अगर आप एक्सपेंड करोगे, ड्यूरिंग एक्सपेंशन, वो कूलिंग शो करेगा। कूलिंग शो करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज I told you that it is related with the thermodynamics, but now we are studying in the states of matter. But कर लो क्लियर, एट रूम टेम्परेचर कोई भी रियल गैस है अगर वो एक्सपेंड होती है तो कूलिंग शो करती है। कैसे? जैसे एग्जांपल, जैसे आपके पास बेटा बैलून है, बैलून, और बैलून में कोई गैस भरी हुई है, इसका मतलब अंदर गैस भर के बैलून में रखा हुआ है हमने, तो यहाँ प्रेशर बहुत हाई है, हाई। अब इस बैलून से जैसे भी आप एक पिन करना है, पिन से टच करना और इसमें सुराख करना, सुराख करोगे तो गैस बाहर आएगी, बाहर आएगी तो एक्सपेंड होगी, फैलेगी इधर उधर, मतलब ये एक्सपेंशन। आपने तो बेटा कुछ नहीं किया ना, आपने सिर्फ पिन किया है। जब हम एनर्जी ना लेते हैं ना देते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है वो एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट फ्लो जीरो, हीट फ्लो, क्यू फ्लो जो है जीरो। ना आपने हीट इसको दिया ना किया, आपने पिन कर दिया, पिन करते ही गैस अंदर से दबी दबी निकली और बाहर आके फैल। अब इस फैलने वाले को एनर्जी किसने दी? तो खुद एनर्जी किसने दी? किसने एनर्जी यूज किया? खुद सिस्टम ने तो यूज किया, अपनी एनर्जी यूज की, और अंदर वाली एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, किसी की भी इंटरनल एनर्जी। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या हुआ? अच्छा, जैसे एक बात और सोच सकते हो कि अंदर प्रेशर हाई था, बाहर आके प्रेशर कम हुआ, लो प्रेशर हुआ। खुद ही तो सोच सकते हो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है। अंदर हाई प्रेशर था, बाहर लो प्रेशर हो गया, तो टेम्परेचर भी तो लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो होगा, इसी को तो कूलिंग बोलोगे आप। इसलिए कोई भी गैस एडियाबेटिक एक्सपेंशन करती है अपना, एडियाबेटिकली कंडीशन पे। एडियाबेटिकली मतलब बेटा ना हम एनर्जी दे रहे हैं ना उससे एनर्जी ले रहे हैं। और एडियाबेटिकली अगर कोई भी एक्सपेंड करता है, कोई भी गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड करती है, तो उसके बीच अट्रैक्शन ब्रेक होते हैं और फैलने लगती है। फैलने लगती है तो प्रेशर कम होने लगता है, तो टेम्परेचर भी कम होने लगता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि कूलिंग प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? So we can state that in most of, इसका मतलब all नहीं, अभी बताऊंगा क्यों। In most of cases during adiabatic expansion of gas, cooling occurs, the temperature down होती है। In the change of pressure, इसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। ये जो ये प्रैक्टिकल किया है इसको जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इट इज नोन एज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या हुआ? चेंज इन प्रेशर विद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर। भाई प्रेशर जैसे जैसे कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, लेकिन एंथैल्पी कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट को एच लिख देते हैं। तो कांस्टेंट एंथैल्पी मतलब एनर्जी कांस्टेंट, मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन में प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। म्यू जे टी जब पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब कूलिंग होती है। अगर म्यू जे टी आपका जीरो आ गया, ना कूलिंग होगी ना हीटिंग होगी, ना इधर कूलिंग और
हीटिंग, इसका मतलब आइडियल गैस है, आइडियल बिहेव शो कर रही है। अगर गैस नहीं ना कूलिंग शो कर रही है ना हीटिंग शो कर रही है तो म्यू जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट 0 आएगा। कूलिंग करेगी तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब म्यू जेटी जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव आएगा तो उल्टा करेंगे बेटा, कूलिंग की बजाय हम हीटिंग कर रहे हैं, इसको क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट पर, हमें क्या करना चाहिए था, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो कोई भी मोस्ट ऑफ केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं मोस्ट ऑफ केसेस। तो हमने क्या पढ़ा अभी, नॉट इन मोस्ट ऑफ केसेस। अगर आप मोस्ट ऑफ केसेस में क्या करोगे, आप ये प्रोसेस करोगे तो जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट प्रोड्यूस होगा, मतलब कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इन मोस्ट ऑफ केसेस अगर हम हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में अगर किसी गैस को जाने दें तो उसका टेम्परेचर कूलिंग होता है। इन मोस्ट ऑफ केसेस कूलिंग पक्का। लेकिन ये हो कब रहा है, एट रूम टेम्परेचर। और कब हो रहा है, जब आप इसकी कोई भी रियल गैस ले रहे हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कोई भी रियल गैस डाल दिया आपने, रियल गैस को बैलून में डाल दिया और फिल कर दिया तो आप देखोगे कि उसमें कूलिंग होगी, कूलिंग आ रही। अब यही प्रैक्टिकल क्या करो, आप टेम्परेचर बढ़ाने पर स्टार्ट। अच्छा, अब एक पॉइंट और मैंने यहाँ आपको बताया नहीं, कूलिंग हुई क्यों, क्यों होती है कूलिंग, ये थर्मोडायनेमिक्स में बेटा कूलिंग क्यों होती है, क्योंकि बाहर से तो एनर्जी दी नहीं है, तो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करता है, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करेगा तो उसका टेम्परेचर खर्च होगा, टेम्परेचर खर्च होगा तो कूलिंग होगी। तो ऐसा क्यों होता है कूलिंग, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू यूज इंटरनल एनर्जी of gases due to use of internal energy of gases during expansion। जब वो अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करेगा बेटा, तो ड्यू टू यूज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में अपनी इंटरनल एनर्जी का खर्च करेगा, एंड ऑन डिक्रीजिंग internal energy, its temperature will be decrease। इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कूलिंग आएगी, कूलिंग इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम किसी भी हाई प्रेशर रीजन से, जब हम लो प्रेशर रीजन में बेटा किसी भी गैस को एक्सपेंड करते हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक्सपेंड होती है, तो उससे उसकी इंटरनल एनर्जी खर्च होती है। इंटरनल एनर्जी का बाहर से तो एनर्जी मिल नहीं रही, बिकॉज ऑल प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इंटरनल एनर्जी खर्च होती है, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टेम्परेचर खर्च होता है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, इसलिए कूलिंग आती है। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है कि कूलिंग इफेक्ट आता है, इसके अंदर कूलिंग आती है। बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए और ये प्रैक्टिकल करते जाए, तो वो टेम्परेचर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो बाहर से टेम्परेचर मिलना लग जाएगा, तो कूलिंग आते आते एक टेम्परेचर पे क्या होगी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एट वन टेम्परेचर, एट वन टेम्परेचर नो कूलिंग नो हीटिंग। लेकिन आप उस टेम्परेचर से देखोगे, अबो दिस टेम्परेचर, अभी भी आप गर्म करते जा रहे हो गैस को, अबो दिस टेम्परेचर यू कैन नोट दैट हीटिंग इज। इसका मतलब किसी भी नॉर्मल गैस को रूम टेम्परेचर पर हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ले जाएंगे तो कूलिंग हो,
लेकिन हम क्या करें, सिस्टम को हाई टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के करने लग जाएं, तो जो टेम्परेचर उसको मिलने लगेगा उस टेम्परेचर से जो एनर्जी यूज होनी है वो टेम्परेचर वाली यूज हो जाएगी। तो धीरे धीरे देखेंगे एक टेम्परेचर आएगा इस पर कूलिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। लेकिन और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, यही प्रैक्टिकल करते जाओ, कूलिंग की बजाय आप देखोगे दोबारा हीटिंग होने लग जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर चाहिए था एक्सपेंड करने के लिए वो तो यूज हो गया, फिर भी कुछ टेम्परेचर बच गया, कुछ टेम्परेचर बच गया, वो सिस्टम को मिल गया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, बढ़ गई तो क्या चीज आ गई, हीटिंग एनर्जी आ गई। तो ये जो किसी गैस का टेम्परेचर होता है, ये जो बेटा प्रैक्टिकल होता है, जब हम ऐसा टेम्परेचर ढूंढ लेते हैं जब कोई गैस हीटिंग की बजाय, कूलिंग की बजाय हीटिंग देने लग जाती है, इस टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर, इनवर्ट, उसका जो इफेक्ट था वो कैसा हो गया, इनवर्ट। सो वी कैन से दैट द टेम्परेचर at which real gases change its behavior from cooling effect to heating effect. Cooling effect to heating effect is known as inversion temperature. Known as inversion. और ये Ti जो होता है ये होता है A अपॉन RB। तो अगर बेटा हम तीनों टेम्परेचर को रिलेट करें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन से तीनों टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरे वाला जो आप देखोगे वो बॉयल टेम्परेचर, और बॉयल टेम्परेचर का बाद इन्वर्जन 2AR, 2A अपॉन आर। यहाँ देखा था ना हमने, कुछ टेम्परेचर निकाले थे हम, तो टेम्परेचर कौन कौन से देखे हैं देखो आपने, ये जो बेटा सर बॉयल टेम्परेचर भी और इन्वर्जन टेम्परेचर दोनों 2A अपॉन आर भी होता है। नहीं, वो आर भी उसको सही कर लेते हैं, वो इसीलिए मैं निकालना चाहता हूँ उसको, मैं कितना लिखा है देखते हैं हम। ये इन्वर्जन टेम्परेचर आ गया ना, इन्वर्जन टेम्परेचर कितना आया हमारे पास, 8A अपॉन आर बी। उसके बाद क्या किया था हमने, बॉयल टेम्परेचर लिखा था ना कहीं, हाँ ये सर ये जो लिखा बॉयल ना। टेम्परेचर लिखा था, हाँ ये ए अपॉन आर बी आएगा, 2A अपॉन आर बी नहीं, बॉयल टेम्परेचर ए अपॉन आर बी। तो ए अपॉन आर बी जब आएगा तो अब तीनों को कंपेयर करेंगे तो अभी याद हो जाएगा, देखो हमें तीनों चीजें, जो कंफ्यूजन है अपने आप कभी रहेगा ही नहीं। देखो अब क्या हुआ कि तीन टेम्परेचर आया आपके पास, एक टेम्परेचर आया आपके पास बॉयल टेम्परेचर, एक आपके पास टेम्परेचर है इन्वर्जन टेम्परेचर, और एक आपके पास है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर था TC और बॉयल टेम्परेचर था TB और इन्वर्जन टेम्परेचर था TA। TC का मतलब लिक्विफिकेशन देख रहे थे आप, लिक्विफिकेशन तो तभी हो सकता है ना जब पार्टिकल पास में हो, तो पास में होंगे तो ये क्या शो कर रहा था, अट्रैक्शन को। बॉयल टेम्परेचर का मतलब था गैस आइडियल थी, आइडियल का मतलब क्या था बेटा, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब था एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है रिपल्सन। तो आप इसको प्रैक्टिकली सोच सकते हो ना बेटा,
जब टेम्परेचर कम होगा तो अट्रैक्शन होंगे, मीडियोकर होगा तो नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी, 8a/27 RB। बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी पढ़ी हमने, बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू पढ़ी A/RB, और इससे ज्यादा A/RB है, 8/27 मतलब पॉइंट में कुछ वैल्यू है A/RB, ये 1A/RB, और ये कितनी वैल्यू पड़ी 2A/RB। तो क्लियर हो गया ना इस चीज से, इसका मतलब किसी भी गैस का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जहां से हम उसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज द लेस टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इज लेस देन बॉयल टेम्परेचर एंड बॉयल टेम्परेचर इज लेस देन इज इन्वर्जन टेम्परेचर। किसी भी गैस के लिए तीनों टेम्परेचर में रिलेट करोगे तो ये रिलेशन आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर उसका सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उससे ज्यादा बॉयल टेम्परेचर होगा, उससे इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। यू नो, I gave you one example of CO2. So during purification of CO2, I told you that critical temperature of the CO2 is 31.1 degree Celsius. Then it is very clear कि उसका जितना 31.1 डिग्री सेल्सियस ये 8A/27 RB है, तो इससे आप ये निकाल सकते हो A/RB वो उससे ज्यादा आएगा, वो इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। तो इट मीन्स क्या पॉइंट आ गया हमारे पास, एक तो ये चीज शो कर सकते हैं हम कि inversion temperature always not number 1 is twice of boil temperature, boil temperature का डबल है कि दो गैसेस ऐसी हैं जिनको आप एडियाबेटिकली चाहे एक्सपेंड कर दो आप, बट एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर दोगे तब भी वो हीटिंग शो करती है। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि इनके बीच रिपल्सन फोर्सेस बड़े डोमिनेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शो हीटिंग इफेक्ट। इसको रूम टेम्परेचर भी फैला shows heating effect। heating effect मतलब because due to less attractive force, you know, वैल्यू बहुत लो होती है, तो ए लो है तो अट्रैक्शन बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है, रिपल्सन बहुत ज्यादा है, तो उनको टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, वैसे रिपल्सिव हो जाएंगे, और रिपल्सिव हो जाएंगे तो उल्टा एक्सपेंड करेंगे तो उनको उनके पास बहुत सारा अमाउंट है एनर्जी का, वो कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका हीटिंग इफेक्ट शो करेंगे। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है वो आपकी डायरेक्ट हीटिंग शो करती है, बाकी अदर रियल गैसेस जो है वो आपकी कूलिंग शो करती है। बट एट द एंड ऑफ टेम्परेचर you must be kept in mind that कि भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक्सपेंशन कूलिंग देगा, इसमें दो टाइप के एक्सपेंशन है बेटा, ये आगे मैं थर्मोडायनामिक्स जब कराऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी नोट ध्यान कर लेना भाई, जब भी आप एक्सपेंशन करो, एक्सपेंशन आर ऑफ टू टाइप, एक होता है आइसोथर्मल और एक होता है एडियाबेटिक। आइसोथर्मल मीन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और एडियाबेटिक मतलब क्यू कांस्टेंट रहेगी, क्यू का फ्लो 0 है। आइसोथर्मल, अभी एडियाबेटिक में आपने पढ़ा, जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन एडियाबेटिक होगा